हेलो एस्पिरेंट्स, वेलकम टू एसएलवी क्लासेस। कैसे हैं आप सभी? आई जस्ट होप सो मेरे सभी प्यारे छात्र बहुत अच्छे हैं। अच्छे से आप लोगों की तैयारी चल रही है, आप लोग सारी चीज़ें बहुत अच्छे से कर रहे हैं, याद कर रहे हैं, चीज़ें आप लोगों को समझ में आ रही हैं। देखो, याद करना मैंने क्यों बोला, इसका सिर्फ और सिर्फ रीज़न बच्चे ये है कि जब हम अपने एग्ज़ाम की बात करते हैं तो एग्ज़ाम में ना हमें बहुत सारी चीज़ें लर्न भी करनी होती हैं। ठीक है, तो चीज़ें आप अपने दिमाग के अंदर अच्छे से रिटेन कर पा रहे हैं। ओके, तो चलिए फिर आज की अगर मैं बात करती हूँ, आज हम लोग क्या करने वाले हैं, अपने न्यूट्रिशन वाले टॉपिक को स्टार्ट करेंगे अच्छे से। ओके, और उसी के बारे में हम लोग पूरी तरीके से डिस्कस करने वाले हैं। ओके, तो बेसिकली कैसे हैं आप सभी? लास्ट लेक्चर के अंदर हम लोगों ने जस्ट सिलेबस को डिस्कस किया था कि सिलेबस क्या होता है। ठीक है, क्या क्या चीज़ें थी वो चीज़ हम ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं। ओके, अब हम अपने टॉपिक की तरफ बढ़ते हैं। टॉपिक में हम लोग बात कर रहे हैं न्यूट्रिशन इन एनिमल्स। इवन एनिमल्स ही नहीं, हम लोग जैसे फोकस करेंगे एनिमल्स के न्यूट्रिशन, स्पेशली ह्यूमन बीइंग के न्यूट्रिशन पे। मानव शरीर में कैसा पोषण होता है हम उसके ऊपर फोकस करेंगे। ठीक है, हमारा मेन टॉपिक यही रहेगा। लेकिन ना कुछ क्वेश्चंस आपके न्यूट्रिशन के बेसिक्स से भी बनते हैं। ओके, जो मैं आप लोगों का प्रीवियस ईयर पेपर मैंने एनालाइज किया तो उसके अंदर मुझे काफ़ी सारे ऐसे क्वेश्चंस दिखे जो आपके बेसिक्स से बने हुए हैं। ओके, तो इस वजह से हम लोगों को एक बार पहले बेसिक समझना होगा एंड उसके बाद फिर हम लोग आगे चलेंगे। ओके, तो सबसे पहली चीज़ आती है, मैम ये जो न्यूट्रिशन होता है ये क्या है? ओके, वन मोर थिंग कि आप लोग याद रखिएगा कि आपका जो यूपी पीसीएस का एग्ज़ाम है उसके ऑनलाइन एप्लीकेशन की स्टार्टिंग हो चुकी है। आप लोग, लास्ट डेट ये है, बट वेट मत कीजिएगा लास्ट डेट तक, क्योंकि वन टाइम रजिस्ट्रेशन में बहुत समस्या आ रही है बच्चों को, तो इस वजह से जल्दी इसको कर दीजिएगा फिल। ओके, चलिए खैर वापस आते हैं किस चीज़ पे कि न्यूट्रिशन की बात करते हैं। मैम न्यूट्रिशन होता क्या है? देखो, सिंपल सी चीज़ है कि भाई अगर हम एक किसी भी जीव की बात करते हैं, जैसे मान लीजिए ये एक इंसान है, इस इंसान की अगर हम बात करते हैं तो इस इंसान को ऐसा थोड़ी है सिर्फ इस फोटो में खड़े रहना है। उसको क्या करना है, उसको अपना बाकी भैया काम धंधा भी करना होगा, है ना, वो उसको अपना मस्तिष्क यूज करना होगा। ओके, उसको क्या करना होगा, सांस भी लेनी होगी, उसके अलावा उसको एक जगह से दूसरी जगह जाना पड़ेगा, काम करना पड़ेगा। तो इन सब चीज़ों के लिए उसको किस किस चीज़ की रिक्वायरमेंट है? कहोगे मैम इन सभी कामों के लिए उसको एनर्जी की रिक्वायरमेंट है। किस चीज की आवश्यकता है बच्चे? ऊर्जा की आवश्यकता है। ओके, मैम अगर इसको ऊर्जा की आवश्यकता है, ओके, तो हम लोग यहाँ पे क्या देखेंगे कि जब भी ऊर्जा हम लोग देखें तो ऊर्जा कहाँ से प्रोड्यूस होगी? कहोगे मैम उसके शरीर के अंदर ऐसे कुछ प्रोसेस होते हैं जिससे ऊर्जा प्रोड्यूस हो जाएगी। लेकिन अगर मैं आप लोगों से एक क्वेश्चन पूछूं, भाई वो जो ऊर्जा प्रोड्यूस होगी इसके शरीर के अंदर हो तो जाएगी, लेकिन आप हमको ये भी तो बता दो कि वो जो ऊर्जा है वो इसके शरीर में बनाने वाला कौन सा प्रोडक्ट है, कौन सी ऐसी चीज है जो इसको मदद कर रही है? ठीक है, ध्यान रखोगे बच्चे? चलिए, तो अब यहाँ पे बात करते हैं किस चीज की, अब यहाँ पे बात करते हैं कि मैम वही तत्व जो हम लोग खाते हैं, वही तत्व जो ये इंसान खाता है और खाने के बाद क्या करेगा, उससे ऊर्जा प्रोड्यूस करेगा, उसी को हम लोग क्या कहेंगे कि भैया वही इसका न्यूट्रिएंट है। क्या है वो इसका पोषक तत्व है। और इस पोषक तत्व की सहायता से उसको क्या मिलेगी? ऊर्जा मिलने वाली है, एनर्जी मिलने वाली है। ठीक है, इसका मतलब क्या है कि जो हम पोषक तत्व खाते हैं, जो हम न्यूट्रिएंट खाते हैं, उसका पहला काम क्या है, उसका पहला वर्क हो जाता है ऊर्जा प्रदान करना। ठीक है, पहला काम क्या हो जाएगा बच्चा? एनर्जी प्रोडक्शन हो जाएगा। कहोगे यस मैम बिल्कुल, सबसे पहला काम है ऊर्जा देना। अच्छा जी, चलो ऊर्जा तो मिल गई, बस मैम ऊर्जा के लिए हमें इतना सारा खाना खाना पड़ता है? नहीं, दूसरा काम एक और है। मान लीजिए आपको कोई चोट लग जाती है, चोट लग जाती है, यहाँ पे क्या होगा, जो न्यूट्रिएंट्स होंगे, यहाँ पे नेक्स्ट चीज हमें क्या मिलेगी मैम? इन न्यूट्रिएंट्स का दूसरा काम हो जाता है कोई भी अगर डैमेज हो जाता है तो उसको रिपेयर करना, डैमेज को रिपेयर करना, ठीक करना। ठीक है, इसके लिए हमको आवश्यकता पड़ती है। अच्छा मैम तीसरा और क्या? बच्चे देखो, जब हम पैदा हुए थे हम नन्हे से थे, ठीक है, हम नन्हे से थे, अब हम बड़े हो गए हैं, हम बड़े से हो गए हैं। ठीक, तो आप ये सोचो हमारी ये जो हाइट में हमारे जो मसल्स हैं इन सब के अंदर जो इतना बड़ा हमें चेंज देखने को मिला, वो किसके कारण मिला?
कहोगे मैम हमारे शरीर के अंदर ना ग्रोथ हुई, वृद्धि हुई और विकास हुआ, ग्रोथ एंड डेवलपमेंट हुई, हाँ कि ना? कहोगे यस मैम हमारे शरीर के अंदर वृद्धि व विकास हुआ। देखो ये जो चीजें मैं लिख के बता रही हूँ ना आपको, जो मैं पर्टिकुलरली पॉइंट वाइज लिख रही हूँ, ये वो चीजें हैं जिस तरीके से आपको अपने नोट्स बनाने हैं, ठीक है? जो क्योंकि बाकी जो सारा रिटन कंटेंट है वो तो आपको यहाँ नोट्स में मिल जाएगा, सारी चीजें एक एक चीज आपको नोट्स में मिल जाएगी। तो इस वजह से जो चीज मैं आप लोगों को लिख के बता रही हूँ वो चीज है, जब आप अपना क्या करोगे, जब आप अपना रिविजन करोगे ना, तो उस टाइम पे इस तरीके से अगर नोट्स बने हुए होंगे फटाफट रिवाइज होता हुआ चला जाएगा। ओके बेटे, चलिए नेक्स्ट चीज की बात करते हैं। हम लोग क्या देखेंगे कि ऊर्जा देने का काम हो गया, डैमेज को रिपेयर करने का काम हो गया, ग्रोथ एंड डेवलपमेंट का काम हो गया। इसके अलावा बस मैम यही काम ना, एक काम और बच गया, और वो क्या है बच्चे? वो है रोगों से बचाने का काम। क्या? प्रोटेक्शन फ्रॉम डिजीज। कहोगे मैम कौन से डिजीज से प्रोटेक्शन कर रहा है? देखो ये जो आपके न्यूट्रिएंट्स होते हैं ना, ये आपके शरीर के अंदर, जैसे मान लीजिए आप लोगों ने अक्सर सुना होगा विटामिन ए की कमी से आंखों से संबंधित समस्या हो जाती है। क्या हो जाती है भाई? शुष्क नेत्र रोग हो सकता है, जिसको हम ज़ीरोफ्थैल्मिया कहते हैं, वो हो सकता है। दूसरा और क्या हो सकता है? दूसरा बेटे आप लोगों को समस्या हो सकती है रतौंधी की, है ना? तो अगर हम ढंग से विटामिन ए खाएंगे तो हम लोगों को ये रोग नहीं होंगे। तो इसका मतलब ये तो प्रोटेक्शन कर रहा है ना हमारी डिजीज से, रोगों से रक्षा कर रहा है ना? कहोगे यस मैम रोगों से रक्षा करता है। यस और नो? कहोगे यस मैम। तो इसका मतलब ये सब काम हो गए? कहोगे हाँ जी मैम बिल्कुल सही बात है। लास्ट पॉइंट और लिख लेना कि ये हमारे शरीर के जो भी फंक्शंस हैं उनको करने में भी मदद करता है, यानी कि मेटाबॉलिज्म ऑफ बॉडी में मदद कर रहा है। मैम मेटाबॉलिज्म क्या होता है? मेटाबॉलिज्म ऑफ बॉडी, शरीर की चयापचय प्रक्रिया, इसमें ये मदद करने वाले हैं। शरीर की चयापचय प्रक्रिया। अभी मैम चयापचय क्या होता है? देखो सिंपल सी चीज है, मैंने क्या किया, मैंने कुछ खाना खाया था, ठीक है? अब वो जो खाना है उससे मुझको क्या चाहिए? उससे मुझको एनर्जी चाहिए, ठीक है? तो अब वो जो मैंने खाना खाया था भाई साहब, वो जो है ना खाना सीधा एनर्जी नहीं दे सकता, उसको एनर्जी के रूप में तोड़ना पड़ेगा, ठीक है? उसको जो भी मैंने ग्लूकोज खाया था C6H12O6, उस ग्लूकोज को तोड़ के उससे CO2 प्लस H2O बनाना पड़ेगा, साथ में एनर्जी रिलीज होगी। तो ये जो किसी भी एक बड़े मॉलिक्यूल को तोड़ के छोटा मॉलिक्यूल बनाने की प्रक्रिया है, ये हमारे शरीर में होती है और ये इसी मेटाबॉलिज्म के अंडर आता है। ओके और क्या हो सकता है मैम? सिर्फ यही ना, ऐसी बहुत सारी प्रक्रिया है। जैसे मान लीजिए कि मेरे को चोट लग गई मान लो, ठीक है? अब मैम डैमेज को रिपेयर करने के लिए तो यहाँ पे न्यूट्रिएंट्स काम ही कर रहे हैं। तो मैंने क्या किया कि अब मेरे को चोट बहुत ज़्यादा लग गई, अब वो जो चोट है उसको सही करने के लिए डॉक्टर ने मुझको कुछ अमाइनो एसिड्स दे दिए। क्या दे दिए? कुछ अमीनो अम्ल दे दिए। अब वो जो बहुत सारे अमीनो अम्ल डॉक्टर ने मुझको लिख के दिए, मेरी बॉडी क्या करेगी? उन सभी अमीनो अम्लों को जोड़ के प्रोटीन बनाएगी, ठीक है? इन सभी को जोड़ के क्या बनाएगी बेटा? प्रोटीन बनाएगी। और जब ये इस तरीके की प्रक्रिया होती है कि जो भी हमारा शरीर है वो क्या कर रहा है, वो आपका इस तरीके के अमीनो अम्लों को जोड़ के छोटे छोटे टुकड़ों को जोड़ के एक बड़ा टुकड़ा बना देता है। ये भी इसी मेटाबॉलिज्म के अंडर आता है, ठीक है? तो हमारे शरीर में जो ऐसी सब क्रियाएं हैं ना कि बड़े चीज को तोड़ के छोटा बनाना है, छोटे चीज को जोड़ के बड़ा बनाना है, ये सब मेटाबॉलिज्म के अंडर आता है, ठीक है? वैसे तो इनको भी अलग अलग नामों से बोला जाता है, जैसे मैं बताती हूँ, जो ये आपका बड़ी चीज को तोड़ के, बड़े मॉलिक्यूल को तोड़ के, बड़े अणु को तोड़ के छोटे छोटे अणु बनाना, छोटे छोटे आपके मॉलिक्यूल्स बनाना, इसको कहते हैं कैटाबॉलिज्म, ठीक है? क्या कहते हैं? कैटाबॉलिज्म। और ये जो छोटे छोटे मॉलिक्यूल से बड़ा मॉलिक्यूल बनाने की प्रक्रिया होती है, इसको कहते हैं एनाबॉलिज्म। और ये मेटाबॉलिज्म जो है ना, इसी कैटाबॉलिज्म और एनाबॉलिज्म का कॉम्बिनेशन होता है। हमारे शरीर में यही दो तरीके की प्रक्रियाएं होती है, ठीक है? तो इस चीज को ध्यान रख लेना। क्या लिखोगे कि एक जगह ना कहीं भी नोट्स में लिख लेना बस, मेटाबॉलिज्म में क्या क्या आता है? एनाबॉलिज्म प्लस कैटाबॉलिज्म। कहोगे मैम इसको हिंदी में क्या कहते हैं? क्यों टेंशन लेते हो, एक मिनट रुको बताती हूँ मैं। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा? एनाबॉलिज्म का मतलब होता है नई चीज का निर्माण, ठीक है? हम क्या कर रहे हैं? बड़ी चीज का, नए वस्तु का, एक बड़े अणु का निर्माण कर रहे हैं छोटे अणु से। ओके तो इसको हम बोलते हैं उपचयन, ठीक है? और जो कैटाबॉलिज्म हो जाएगा ये हो जाएगा अपचयन।
ओके, तो ये उपचयन और अपचयन का क्या होता है, कॉम्बिनेशन होता है, चयापचय। ओके, बस यही 5 फंक्शंस हैं जो हमें अपने शरीर के अंदर कराने। तो आप कहोगे चलो मैम ये बात तो मुझको समझ में आ गई कि हमारे शरीर के अंदर जो न्यूट्रिएंट्स हैं उनका ये काम है, लेकिन ये न्यूट्रिएंट्स जो है हमारे शरीर में यूटिलाइज कैसे हो रहे हैं? तो उसके लिए हमारे शरीर में देखो, कोई भी चीज़ जब हम यूटिलाइज कर रहे हैं या खा रहे हैं या कोई भी चीज़ यूज़ कर रहे हैं, उसके लिए हमारे शरीर में कोई ना कोई प्रक्रिया डिफाइंड होती है, और जो न्यूट्रिएंट्स को ग्रहण करके, ठीक है, इन पोषक तत्वों को, न्यूट्रिएंट्स को क्या कहा जाता है, पोषक तत्व कहा जाता है। तो इन पोषक तत्वों को ग्रहण करके और भाई साहब इनको अपने शरीर में यूज करने की जो प्रक्रिया होगी वही न्यूट्रिशन है। आपको याद होगा मैंने पिछले लेक्चर के अंदर आपको 5 स्टेजेस भी बताई थी न्यूट्रिशन की, है ना। चलिए, अगर याद है तो मुझे बताएंगे कि कौन सी 5 स्टेजेस मैंने बताई थी आप लोगों को न्यूट्रिशन की। ओके, आप लोग कमेंट सेक्शन में मुझे बताएंगे। तो जो चीज मैंने समझाई ना वो आपको यहाँ पे नोट्स में मिल जाएगी। तो देखो, न्यूट्रिशन क्या है, यूज ऑफ न्यूट्रिएंट्स, जो चीज मैंने बताई उसी को लिखा है यहाँ, क्या कि जो यूज ऑफ न्यूट्रिएंट्स है किस चीज के लिए, बाय एन ऑर्गेनिज्म फॉर मेटाबॉलिक एक्टिविटीज, आपकी उपापचयी क्रियाओं के लिए पोषक पदार्थों का उपयोग। अब ये जो उपापचयी पदार्थ हैं या प्रक्रियाएं हैं, इसमें हमारी एनर्जी प्रोडक्शन होती है, ग्रोथ होती है, डेवलपमेंट होता है, रिपेयर होता है और प्रोटेक्शन फ्रॉम डिजीज होता है। ओके, तो अब मैम कई बार ना आप लोगों के दिमाग में क्वेश्चन आता है कि मैम नोट्स कैसे बनाने हैं। तो देखो, मैंने दोनों तरीके दिखा दिए, या तो आप इस तरीके से बना सकते हो, या फिर यही जो पॉइंट्स थे इसको मैंने देखो किस तरीके से लिखा, ऐसे। तो अब ये आपके ऊपर है, आप किस तरीके के नोट्स बनाना चाहते हो, ठीक है। बट इंपॉर्टेंट थिंग क्या है, जस्ट अंडरस्टैंड द कॉन्सेप्ट। एक बार अगर कॉन्सेप्ट समझ में आ गया ना, तो उसके बाद नोट्स बनाना और नोट्स रिवाइज करना कोई मुश्किल काम नहीं है। ओके बेटे, तो सभी बच्चे क्या करेंगे, कॉन्सेप्ट बहुत अच्छे से समझेंगे, और अगर कॉन्सेप्ट में कोई भी दिक्कत आती है आप लोग मुझे कमेंट करेंगे कि मैम समझ नहीं आया ये कॉन्सेप्ट, दोबारा समझा दो, ठीक है बेटे। चलो, तो अब यहाँ पे बात करते हैं किस चीज की, अब यहाँ पे बात करते हैं न्यूट्रिशन के प्रकार की। कितने प्रकार के न्यूट्रिशन हमें देखने को मिलते हैं? तो मैम हमारे को ना जो न्यूट्रिशन है, जो पोषण है, वो कितने प्रकार का मिलता है मुख्य रूप से? आप कहेंगे मैम जो पोषण होता है वो मुख्य रूप से 2 प्रकार का है, ठीक है। कौन कौन सा? मैम सबसे पहला होता है स्वपोषण, ऑटोट्रॉफिक न्यूट्रिशन, ठीक है। कौन सा हो जाएगा बच्चे? सबसे पहला हो जाता है ऑटोट्रॉफिक न्यूट्रिशन, ठीक। मैम ये ऑटोट्रॉफिक न्यूट्रिशन क्या होता है? बेटा एक ऐसा न्यूट्रिशन जिसके अंदर हम लोग क्या कर रहे हैं, जिसके अंदर हम अपना खाना खुद बना ले रहे हैं, ठीक है, जादू की तरह या फिर प्लांट्स की तरह हमने अपना जो है बाजुए बाहर को फैलाई, सूरज की धूप ली और भाई साहब अपना खाना बन गया। ऐसा जो पोषण होता है इसको क्या कहा जाता है? स्वय पोषण कहा जाता है। क्या कहा जाता है बेटे? स्वय पोषण कहा जाता है, ऑटोट्रॉफिक न्यूट्रिशन कहा जाता है। ओके, जहां पे स्व या ऑटो का मतलब है सेल्फ, अपने आप। ओके, इसका मतलब क्या है बेटा? सेल्फ, स्वयं। और पोषण का मतलब है न्यूट्रिशन। यानी कि मैम न्यूट्रिशन का मतलब क्या? मैं किचन में गई, मैगी बनाई और बन गया खाना, हो गया न्यूट्रिशन ना। यहाँ पे एक कंडीशन है। कंडीशन क्या है? जो भी आप अपना खाना बनाओगे वो सिर्फ इनऑर्गेनिक सब्सटेंसेस से बनाओगे, इनऑर्गेनिक सब्सटेंसेस, या फिर और अगर आप लिखना चाहो तो अकार्बनिक पदार्थों से। इनऑर्गेनिक सब्सटेंसेस, हिंदी में इसको लिखोगे अकार्बनिक पदार्थों से इसको बनाओगे, ठीक है। अगर आप इनऑर्गेनिक सब्सटेंसेस यानी कि अकार्बनिक पदार्थों से अपना भोजन बनाते हो तो उसको हम लोग क्या कहते हैं? उसको हम लोग कहते हैं बेटे स्वपोषण, ठीक है। इनऑर्गेनिक सब्सटेंसेस से आपने अपना भोजन बना लिया। ओके, ये चीज ध्यान रखिएगा। कई बार जब स्टेटमेंट बेस्ड क्वेश्चन आते हैं ना, मैं दिखाऊंगी, एक आपका यूपीपीसीएस के अंदर क्वेश्चन आया था और उसके अंदर बिल्कुल स्टेटमेंट वो होता है ना, असर्शन रीजनिंग बेस्ड क्वेश्चन, कि भैया कथन ये है और इसके ऊपर हमारा जो रीजन है वो ये है, तो आप बताइए दोनों रिलेटेड है या नहीं है। तो इस टाइम में ऐसे में क्या करते हैं, उसमें ना एक आधा कोई वर्ड भी चेंज करके दे देते हैं तो बच्चा कंफ्यूज हो जाता है। तो आपको बस कॉन्सेप्ट अच्छे से समझना है। ओके, चलिए, वेरी गुड। 5 स्टेजेस आप सभी ने बिल्कुल अच्छे से बताई हैं, वेरी गुड। तो यहाँ पे देखिए, यहाँ पे क्या हो जाता है, तो स्वपोषण आपको समझ में है।
इनऑर्गेनिक सब्सटेंसेस से फूड बनाना। कहोगे मैम आपने ये तो बोल दिया इनऑर्गेनिक सब्सटेंसेस क्या होते हैं, पर हम कोई केमिस्ट्री के बालक थोड़ी हैं जो हमको चीज़ें अच्छे से समझ में आ जाए। तो हम क्या देखेंगे, हम देखेंगे कि मैडम एक्चुअल में इनऑर्गेनिक का मतलब क्या है, कि भाई जो हमको किसी भी एक जैविक चीज से नहीं मिल रही, एक जीवित वस्तु से नहीं मिल रहा। जैसे कार्बन डाइऑक्साइड और पानी, जब मैं इनको मिलाती हूँ, ठीक है, क्या किया हमने, सिर्फ कार्बन डाइऑक्साइड लिया और पानी लिया, इनको मिला के जब C6H12O6, ये है ग्लूकोज का फॉर्मूला, पेपर में कई बार पूछा जा सकता है। ओके, तो C6H12O6 उसके साथ साथ यहाँ पे कोई बाई प्रोडक्ट बन जाता है, उप उत्पाद की इसकी आवश्यकता नहीं थी, बस बन गया। ओके, जब ऐसा कुछ बनता है तो इसको हम लोग कहते हैं ऑटोट्रॉफिक न्यूट्रिशन। क्यों? क्योंकि ये दोनों पदार्थ जो है ये अकार्बनिक है। अकार्बनिक का मतलब क्या है, ठीक, इसका मतलब है कि इसमें कार्बन और हाइड्रोजन के बॉन्ड्स ना मिले। देखो ध्यान रखना, अकार्बनिक का मतलब है उसमें कार्बन और हाइड्रोजन के मॉलिक्यूल्स आपस में जुड़े हुए ना मिले। जैसे CO2 है, ये अकार्बनिक है, ठीक है। आप कहोगे मैम वैसे अगर हम हिंदी में नाम देखें तो कार्बनिक का मतलब जो सब्सटेंस क्या है, कि जिसमें कार्बन है, बट नहीं, यहाँ पे एक चीज होती है कि अकार्बनिक का मतलब जिसमें कार्बन और हाइड्रोजन के बीच के बॉन्ड्स मिल रहे हों। ओके, चलिए, जबकि यहाँ पे देखो ये क्या बन गया, ये एक ऑर्गेनिक फूड बन गया, ये आपका एक कार्बनिक पदार्थ बन गया। ठीक है, क्या बन गया है बेटा, ये कार्बनिक पदार्थ बन गया। तो यही प्रक्रिया अगर हो, कभी भी अकार्बनिक पदार्थों से आप अपना भोजन बना सको, एक ऑर्गेनिक पदार्थ बना सको जिससे एनर्जी प्रोडक्शन हो सके आगे, उसको हम लोग क्या कहते हैं, उसको हम लोग स्वपोषण कहते हैं। ओके, दूसरी तरफ हेटेरोट्रॉफिक न्यूट्रिशन क्या है बेटे, हेटेरो का मतलब होता है अदर, ठीक है, हिंदी में इसको बोलते हैं परपोषण। और परपोषण का सिंपल मतलब क्या है, परपोषण का सिंपल मतलब बेटे ये है कि आप यहाँ पे पर मतलब किसी और से, किसी अन्य से। जैसे भाई साहब ये जो मैगी आप पैकेट में लेके आते हो, ये तो ऑर्गेनिक है ना, इसमें क्या किया, इसमें मैदा जो थी, या फिर चलो मान लिया आटा मैगी, तो वो जो आटा मैगी है वो आपने किससे लिया, आटा कहाँ से लिया, मैम हमने तो प्लांट से लिया था, ठीक है। तो वो जो प्लांट से लिया हुआ आटा है वो क्या किया है, उससे आपने अपना खाना बनाया ना, आपने कोई ऐसे हवा में से ऐसे हाथ घुमाया और कार्बन डाइऑक्साइड पकड़ी, उसके साथ वो वाटर पकड़ा और अपना खाना बना दिया, ऐसा तो पॉसिबल नहीं है। तो इसका मतलब आप जो खाने के लिए डिपेंडेंट हो वो किसके ऊपर हो, किसी एक ऑटोट्रॉफ के ऊपर डिपेंडेंट हो, या किसी अन्य जीव के ऊपर डिपेंडेंट हो। ठीक है, अगर आप अपना खाना दूसरों से लो, ठीक है, उसको हम कहते हैं हेटेरोट्रॉफिक न्यूट्रिशन। तो ये बेसिक बात समझ में आ गई, ये वैसे भी आप जानते ही होंगे इस चीज को, आप सभी ने बचपन में पढ़ा था। तो न्यूट्रिशन देखो बेटे ये दो प्रकार का है, पहला है ऑटोट्रॉफिक, दूसरा है हेटेरोट्रॉफिक। ऑटोट्रॉफिक या स्वपोषण का मतलब क्या होता है, कि जब आप अपना खाना खुद बनाओ। मैम इसको बनाने के लिए ना हमारे पास दो तरीके होते हैं, फर्स्ट इज फोटोसिंथेसिस, सेकंड इज कीमोसिंथेसिस। कहोगे मैम हम तो बचपन से फोटोसिंथेसिस पढ़ते आ रहे थे, ये कीमोसिंथेसिस क्या है, तो एक एक करके दोनों ही चीजों को देख लेंगे, ठीक है। और दूसरा देखो जो हेटेरोट्रॉफिक होता है, जो परपोषण होता है, ये भी तीन प्रकार का है, सेप्रोफिटिक, पैरासिटिक और होलोजोइक। ओके, ये तीन तरीके का हमें हेटेरोट्रॉफिक न्यूट्रिशन मिलने वाला है, और इसमें से ना ये सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है पेपर में। ओके, ये सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है, और फिर अपन लोगों के अंदर ये होता है तो ये भी आपके लिए काफी इंपॉर्टेंट हो जाता है। ठीक है, चलिए, तो अब हम इसके बारे में एक एक करके जानते हैं। तो यहाँ देखो ऑटोट्रॉफिक, फोटोसिंथेसिस और कीमोसिंथेसिस, हमको ये समझना है। तो यहाँ देखो सबसे पहले बात करते हैं किसकी, ऑटोट्रॉफिक न्यूट्रिशन, एक ऐसा पोषण जिसमें ऑर्गेनिज्म अपना खाना सिंपल इनऑर्गेनिक सब्सटेंसेस से बना रहा है, सरल अकार्बनिक पदार्थों से अपना भोजन का संश्लेषण करता है। ठीक, जैसे हमने एग्जाम्पल के तौर पे देखा क्या, जैसे हमने एग्जाम्पल के तौर पे देखा फोटोसिंथेसिस, ठीक है, हमने एग्जाम्पल के तौर पे देखा बेटे फोटोसिंथेसिस, जिसके अंदर क्या हो रहा है, जिसके अंदर ये जो भाई साहब प्लांट जी हैं, प्लांट महोदय, ये क्या कर रहे हैं, इन्होंने इन्होंने यहाँ से ली पानी, ठीक है, वैसे पानी ये जड़ों से लेते हैं, ठीक है, तो जड़ों से इन्होंने लिया बेटा पानी। ओके, हवा में से इसने ग्रहण करी कार्बन डाइऑक्साइड और मिल गई इसको सनलाइट। ओके, तो इसने क्या किया, इसने कार्बन डाइऑक्साइड, पानी,
क्लोरोफिल, ये ध्यान रखना, क्लोरोफिल काफी इंपॉर्टेंट पिगमेंट है, पेपर में बार बार यहाँ से क्वेश्चन बनते हैं और अलग अलग तरीके के क्वेश्चंस बनते हैं। ओके, तो यहाँ पे देखो जो CO2H2O है ये मिलके क्या देगा, C6H12O6 प्लस ऑक्सीजन दे देता है। ठीक है, तो यहाँ पे क्या हुआ, यहाँ पे ये जो न्यूट्रिशन है, क्योंकि ये लाइट की प्रेजेंस में हुआ, यहाँ पे किस चीज की आवश्यकता थी, सनलाइट की आवश्यकता थी, तो इसीलिए इसको हम लाइट की वजह से बना खाना कहते हैं। ठीक है, इसको बनाने के लिए सन की आवश्यकता थी या प्रकाश की आवश्यकता थी, इसीलिए ये जो आपका पोषण होगा, है तो मैम ये स्वपोषण, लेकिन स्वपोषण का कौन सा प्रकार, स्वपोषण का फोटोसिंथेसिस हो जाता है। ये कहोगे मैम फोटोसिंथेसिस करता कौन है, तो बच्चे ध्यान रखना, जो प्रकाश संश्लेषण होता है ये आपके सभी जो ग्रीन प्लांट्स हैं वो करते हैं। अब आप कहोगे मैम सारे ग्रीन प्लांट्स करते हैं, मैं कहूंगी देखो ज्यादातर, ऐसा नहीं बोलूंगी कि सभी ग्रीन प्लांट्स जो हैं वो प्रकाश संश्लेषण करते हैं। कहोगे कौन मैम कौन से नहीं करते, देखो जो एक पेपर के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है वो है, देखो ऑल ग्रीन प्लांट्स, या फिर ऐसे लिखो मैक्सिमम ग्रीन प्लांट्स प्रकाश संश्लेषण करते हैं। ठीक है, मैक्सिमम ग्रीन प्लांट्स प्रकाश संश्लेषण करते हैं। कुछ होते हैं इंसेक्टिवोर्स, इंसेक्टिवोर्स मतलब हिंदी में इनको बोलते हैं भाई साहब कीटभक्षी। अब ये जो कीटभक्षी जीव होते हैं ना, इनमें क्या होता है, ये भी फोटोसिंथेसिस करते हैं। ठीक है, ये भी क्या करते हैं बेटे, फोटोसिंथेसिस करते हैं। और जब मैम ये फोटोसिंथेसिस कर रहे हैं तो फिर ये कीटभक्षी क्यों कहलाते हैं, तो बेटा ये ना किसी ऐसी भूमि में होते हैं नॉर्मली जहां पे इनको क्या नहीं मिलता, जहां पे इनके शरीर के अंदर नाइट्रोजन की कमी हो जाती है, तो उस नाइट्रोजन की कमी को पूरा करने के लिए इनको कीड़ों को खाना पड़ता है। किसको खाना पड़ता है बेटे, कीड़ों को खाना पड़ता है। जैसे आप लोगों को यहाँ पे दो नाम ध्यान रखने हैं, फर्स्ट इज वीनस फ्लाई ट्रैप। ठीक है, पहला नाम कौन सा है बेटे, पहला नाम आप लोगों के लिए हो जाता है वीनस फ्लाई ट्रैप। ओके, तो यहाँ पे कहोगे मैम यही नाम आपने क्यों बोला, क्योंकि बच्चे कुछ ऐसे क्वेश्चंस होते हैं ना जो बार बार पेपर में पूछे जाते हैं, है ना, तो इसीलिए आपको ये नाम बहुत अच्छे से ध्यान रखना है। ठीक है सॉरी, तो यहाँ पे पहला नाम तो ये हो गया, दूसरा आप लोग क्या ध्यान रखोगे, दूसरा आप लोगों को ध्यान ध्यान रखना है बेटा ड्रोसेरा। ठीक है, कौन सा दूसरा आपको ध्यान रखना है, ड्रोसेरा। ये दो नाम ध्यान रखिएगा। ओके, ये दोनों ही आपके क्या हैं, ये दोनों ही कार्निवोरस हैं, मतलब कार्निवोरस प्लांट्स मतलब इंसेक्टिवोरस प्लांट्स है, आपका कीट भक्षी पौधे होते हैं। ये फोटोसिंथेसिस भी कर सकते हैं और उसके साथ साथ ये क्या करते हैं बेटे, उसके साथ साथ ये कीड़ों को भी खाते हैं, क्यों, अपनी नाइट्रोजन आपूर्ति करने के लिए। ओके, वैसे मैं इनकी बात आगे भी करूंगी जब मैं कार्निवोर्स के बारे में पढ़ाऊंगी, बट यहाँ पे भी आपको पता होना चाहिए क्योंकि एक्सेप्शन में आएंगे। ओके बच्चे, नेक्स्ट एक यहाँ पे लिखना, एक नाम है कैस्क्यूटा। ठीक है, हमारे यहाँ यूपी में इसको क्या बोला जाता है, अमर बेल बोला जाता है। क्या बोला जाता है बेटा, इसको अमर बेल कहा जाता है। ठीक है, इसको अंग्रेजी में डॉडर्स के नाम से जाना जाता है। ओके, तो ये जो कैस्क्यूटा अमर बेल या डॉडर्स जो होती है ना, इसके पास क्या है बेटा, इसके बारे में लिख लेना, इसकी बेचारी की बड़ी दुखदाई कहानी है। कहानी ये है कि भाई जितने भी सारे ग्रीन प्लांट्स होते हैं उनके पास ये क्लोरोफिल नाम का वर्णक होता है। क्या होता है, क्लोरोफिल नाम का पिगमेंट होता है, जिसकी वजह से ये धूप को ट्रैप कर लेते हैं। लेकिन बेचारी कैस्क्यूटा, इसके पास तो क्या ही नहीं है, इसके पास क्लोरोफिल पिगमेंट नहीं है। ध्यान रखना, इट हैज नो क्लोरोफिल पिगमेंट। ठीक, और अगर इस पे क्लोरोफिल पिगमेंट नहीं है तो क्या अपना खाना खुद बना सकती है, कहोगे मैम ये तो एक वो गाना नहीं है, आटा है चावल है दाल है पर समथिंग गैस नहीं या फिर चूल्हा नहीं, हाँ बड़ी मुश्किल है, तो ऐसे बेचारी इसके साथ है ना, इसको सब कुछ मिल रहा है बस इसके पास क्लोरोफिल पिगमेंट नहीं है। ओके, तो इसीलिए ये क्या कर पाएगी, इसीलिए अपना खाना नहीं बना पाती है। ओके, तो इसमें क्या है, क्लोरोफिल वर्णक अनुपस्थित होता है, वर्णक अनुपस्थित है, तो इसको एक्सेप्शन में लिखना बच्चे कि ये एक्सेप्शन है, ये अपना खाना खुद नहीं बना सकती है। ओके, अनुपस्थित है। ओके, और इसी वजह से नो फोटोसिंथेसिस, ये अपना खाना खुद नहीं बनाती है, तो ये हमारे जैसी है।
ठीक है, मतलब हेटेरोट्रॉफिक है। तो इसी वजह से ये क्या है, ये परपोषी हो जाएगी, दूसरों से पोषण लेगी। क्लियर है जी? इतना अगर क्लियर है थम्स अप जरूर दे देना। हाँ, टेकिंग फूड फ्रॉम अदर्स, इंसेक्टिवोर्स प्लांट ऑटोट्रॉफ में आते हैं या हेटेरोट्रॉफ में? बेटा वो आते तो आपके वो किस में हो जाएंगे, वो मिक्स्ड हो जाते हैं। ठीक है, वो क्या हो जाएंगे बच्चे, मिक्स्ड हो जाएंगे। मिक्स्ड उनका भोजन का तरीका होता है। क्यों? क्योंकि भैया वो अपना खाना बना भी पा रहे हैं, वीनस फ्लाई ट्रैप जो होगा वो अपना खाना खुद भी बना सकता है, और इसके साथ साथ वो क्या करेगा, इसके साथ साथ वो आपका कीटों को भी खा जाएगा। ठीक है, तो ये चीज ध्यान रखना, वो मिक्स्ड उनकी वैरायटी होती है। लेकिन पेपर वाला, कहोगे मैम पेपर में आया तो क्या करेंगे, तो बच्चे यहाँ ध्यान रखना, पेपर वाला भी इस चीज को समझता है और इसी वजह से वो आप लोगों को इंसेक्टिवोर्स शब्द जरूर देगा। ठीक है, तो इस वजह से वहां परेशान होने की जरूरत नहीं पड़ेगी। ठीक है, तो ये चीज ध्यान रखना, कीड़ा भी खाएं प्लस फोटोसिंथेसिस भी करते हैं, फोटोसिंथेसिस भी करते हैं। ओके, ये बात आप सभी ध्यान रखेंगे। ओके, चले आगे। नेक्स्ट देखिए, तो यहाँ पे देखो फोटोसिंथेसिस में ये वाला सेक्शन देखिए। फोटोसिंथेसिस जो होता है, इट इज द प्रोसेस ऑफ कन्वर्टिंग वाटर एंड कार्बन डाइऑक्साइड इनटू ग्लूकोज एंड ऑक्सीजन। यहाँ पे सूरज का जो प्रकाश है वो नेसेसरी है, सूरज का प्रकाश नहीं होगा तो बड़ा दिक्कत हो जाएगी। यहाँ पे जो आपका क्लोरोफिल पिगमेंट है ये भी नेसेसरी है। कहोगे मैम क्लोरोफिल पिगमेंट भी नेसेसरी? यस डेफिनेटली, अगर क्लोरोफिल नहीं होगा, आपने देखा ना बेचारी कैस्क्यूटा का क्या हुआ। हाँ, तो ऐसा ही नहीं होगा, मतलब अगर क्लोरोफिल नहीं होगा तो बड़ी दिक्कत है। नेक्स्ट देखो, बाय प्रोडक्ट क्या बनता है, जिस उप उत्पाद, मतलब आवश्यक नहीं था लेकिन रिएक्शन करने के लिए अपने आप बन गया। ठीक, तो इसके एग्जांपल्स में ग्रीन प्लांट्स आ जाते हैं, ग्रीन एल्गे आ जाता है, एक आ जाता है सियानोबैक्टीरिया। अब यहाँ पे सियानोबैक्टीरिया जस्ट एक बैक्टीरिया का नाम है, यहाँ पे प्रकाश संश्लेषण और कौन कर सकता है, काफी सारे क्या होते हैं, फोटोसिंथेटिक बैक्टीरिया होते हैं। कहोगे मैम ये क्या बात बता दी आपने, फोटोसिंथेटिक बैक्टीरिया कहाँ से आ गए? यस, आपको पता है कुछ बैक्टीरियाज ऐसे हैं, जैसे यहाँ पे इस बैक्टीरिया का नाम बहुत अच्छे से ध्यान रखना, जिसका नाम है सियानोबैक्टीरिया, जिसका नाम है बेटे सियानोबैक्टीरिया। ये जो सियानोबैक्टीरिया है इसको नील हरित शैवाल कहा जाता है, नील हरित शैवाल कहा जाता है। ओके, और ये जो नील हरित शैवाल है ना बेटे, ये अपना खाना खुद बना सकती है। कहोगे मैम जब ये नील हरित शैवाल है तो इसको सियानोबैक्टीरिया क्यों कह रहे हो? बेटा ये ना एक्चुअल में क्या है, ये दिखती हमको शैवाल जैसी है पर है एक्चुअल में ये बैक्टीरिया। ओके, और इसी वजह से जो है हम इसको क्या, पहले तो हमको यही लगा कि यार ये शैवाल है अपना खाना खुद बना रही है, एल्गे है, ब्लू ग्रीन एल्गे इसको कहा जाता है, ब्लू ग्रीन एल्गे। ठीक है, इसको ब्लू ग्रीन एल्गे कहा जाता है। तो हमको लगा तो यही कि भैया ये अपना खाना खुद बना लेती होगी, लेकिन अगर हम यहाँ पे इसकी खास बात देखें तो हमें क्या पता चलता है बच्चे, हमको यह पता चलता है कि ये जितने भी हमारे नील हरित शैवाल होते हैं ये बैक्टीरिया हैं। ओके मैम, बैक्टीरिया है कैसे पता चला, तो जब मैं आपको क्लासिफिकेशन टॉपिक पढ़ाऊंगी ना तब मैं इसके बारे में ज्यादा बेहतर तरीके से बताऊंगी। ठीक है, नहीं तो अभी सब कुछ हौच पौच हो जाएगा। ओके, चलिए, तो यहाँ पे देखो ये जो सियानोबैक्टीरिया है ये मैम कैसे अपना खाना बना पा रहा है, क्योंकि इसके पास भी क्लोरोफिल पिगमेंट होता है, क्योंकि क्लोरोफिल नहीं होगा तो खाना नहीं बन पाएगा। ओके, तो यहाँ पे इस चीज को ध्यान रखिएगा कि इसके पास भी क्लोरोफिल पिगमेंट प्रेजेंट होता है। ओके, इसके पास क्लोरोफिल ए नाम का क्लोरोफिल पिगमेंट होता है। क्लोरोफिल कई प्रकार के होते हैं, ठीक है, उनमें से क्लोरोफिल ए इसके पास पाया जाता है। इतनी बात आई थिंक सो क्लियर हो गई होगी सभी बच्चों को। ओके, नेक्स्ट आ जाता है कि मैम चलो ये बात तो समझ में आ गई कि जो फोटोसिंथेसिस होता है उसके अंदर जो भी जीव होता है वो अपना खाना खुद बना लेता है, लेकिन मैम एक चीज बताओ, कीमोसिंथेसिस ये कौन सी प्रक्रिया है, इसके अंदर क्या होता है? तो देखो कीमोसिंथेसिस, जैसे आप यहाँ पे एक डायग्राम देख पा रहे हो, इस डायग्राम में क्या हो रहा है कि जो सी फ्लोर है, सी ये क्या है, बेसिकली ये समंदर के अंदर है। ठीक है, ये क्या है, समुद्र के अंदर है, हम समुद्र में। ठीक है, ये क्या है, सी फ्लोर में, समुद्र तल में। इन सी फ्लोर, तो जब हम समुद्र तल की बात करते हैं तो वहां पे क्या है, वहां पे आप लोगों को क्या मिलेंगे, छोटे छोटे से ऐसे कुछ स्ट्रक्चर्स मिलते हैं जहां पे कुछ आपके बैक्टीरियाज रहते हैं। जैसे ये वाला जो बैक्टीरिया है ये क्या है, ये सल्फर फिक्सिंग बैक्टीरिया है।
ठीक है, ये क्या है बेटा, ये है सल्फर बैक्टीरिया, मतलब सल्फर जीवाणु। ये क्या करेगा, इस सल्फर को यूज करेगा और उससे अपना खाना बनाता है। ओके तो ये जो सल्फर फिक्सिंग बैक्टीरिया है, ऐसे बैक्टीरियाज क्या करेंगे, कार्बन डाइऑक्साइड, वाटर, हाइड्रोजन सल्फाइड, जो जो चीजें इनको मिल रही है ना, उससे भाई साहब ये अपना शुगर बनाएंगे। ठीक है, तो ये क्या करेंगे, यहाँ लिख देती हूँ रिएक्शन। वाटर लिया इसने, कार्बन डाइऑक्साइड लिया और हाइड्रोजन सल्फाइड लिया। अब अगर आप इन तीनों को देखो, क्या इनमें से कोई भी कार्बनिक पदार्थ है, कहोगे नहीं मैम। वाटर है, ठीक है, जल है, कार्बन डाइऑक्साइड है और ये हाइड्रोजन सल्फाइड है, तीनों ही अकार्बनिक है। और अगर मैं इससे देखो क्या बनेगा, कहोगे मैम ग्लूकोज बनाना है, क्योंकि ग्लूकोज आपकी सिंपलेस्ट शर्करा है। ओके और इसकी वजह से क्या होगा, उसकी वजह से यहाँ पे हमको बेहतर तरीके से क्या मिल जाएगा, यहाँ यहाँ पे हमको बेहतर तरीके से ग्लूकोज अगर मिल पा रहा है, तो उसके साथ साथ यहाँ पे सल्फर कंपाउंड्स मिल जाते हैं, जैसे सल्फर डाइऑक्साइड मिल जाता है। ठीक है, हाइड्रोजन गैस आपकी रिलीज हो जाती है, तो ऐसे कुछ कंपोनेंट्स आपके, या फिर कई बार खाली सल्फर रिलीज हो जाता है, तो आप इसकी जगह लिख सकते हो, इतने की जगह आप कट करके इसकी जगह लिख सकते हो सल्फर कंपाउंड निकलेंगे, क्योंकि अलग अलग जो सल्फर फिक्सिंग बैक्टीरिया होंगे वो अलग अलग तरीके के रिएक्शंस कर सकते हैं। ठीक है, तो ये सल्फर कंपाउंड्स को रिलीज करते हैं, यहाँ पे H2SO4 तक रिलीज हो सकता है। ठीक है, यहाँ पे आप देखें तो जैसे अगर मैं बताऊं, यहाँ पे H2SO4 भी रिलीज हो सकता है। ठीक है, तो ये क्या है, ये आप लोगों को एक सल्फर फिक्सेटिंग बैक्टीरिया दिख रहा है, जो क्या कर रहा है, जो आप लोगों के लिए सल्फर को फिक्स कर रहा है और उससे एनर्जी प्रोड्यूस करने के लिए, उससे अपना पोषण तैयार कर रहा है, उससे अपने लिए ग्लूकोज तैयार कर रहा है। ओके तो ऐसे जो जीव होते हैं जो केमिकल, अब यहाँ देखो, यहाँ पे क्या लाइट की जरूरत पड़ी, समंदर के अंदर लाइट जा रही है क्या, मैम उतनी मात्रा में नहीं जा रही जितनी प्लांट्स को मिल रही है ना। और ये जो है सी फ्लोर की अगर मैं बात करूँ, तो इट्स वेरी रेयर, है ना। यहाँ पे क्या होगा, यहाँ पे बड़ी मुश्किल से आपको सनलाइट मिलने वाली है, तो इसी वजह से यहाँ पे सनलाइट हो ना हो कोई फर्क नहीं पड़ता, क्लोरोफिल पिगमेंट हो ना हो कोई फर्क नहीं पड़ता। ओके तो यहाँ पे ध्यान दीजिएगा कि कीमोसिंथेसिस एक प्रक्रिया होती है जिसके द्वारा बैक्टीरिया क्या करेगा, बैक्टीरिया भाई साहब ग्लूकोज प्रोड्यूस करने वाला है। क्या प्रोड्यूस करेगा, कार्बोहाइड्रेट्स प्रोड्यूस करता है। ठीक है, साथ साथ बाकी कुछ भी बाई प्रोडक्ट्स बन सकते हैं, सल्फर कंपाउंड्स या वाटर, कुछ भी चीज बन सकती है। जैसे मैंने ये जो रिएक्शन ली थी, इसमें मैंने वाटर को यूज किया था। ओके लेकिन आपकी कुछ और रिएक्शंस हो सकती हैं जिसके अंदर बाई प्रोडक्ट में वाटर बन सकता है। ओके चलिए नेक्स्ट देखिए, कीमोसिंथेसिस में सनलाइट आवश्यक नहीं है, क्लोरोफिल आवश्यक नहीं है, सल्फर और वाटर नॉर्मली कैसे निकलते हैं, बाय प्रोडक्ट्स बनते हैं जिनकी आवश्यकता तो नहीं है। अब ये मैम कीमोसिंथेसिस के लिए हमारे पास ये जो बैक्टीरिया है कितने तरीके के नॉर्मली, मतलब जैसे ये जस्ट एग्जांपल्स दे रही हूँ मैं आपको, तो सल्फर ऑक्सीडाइजिंग बैक्टीरिया हो गया, आयरन ऑक्सीडाइजिंग बैक्टीरिया हो गया, नाइट्रोजन फिक्सिंग बैक्टीरिया हो गया, ये सब क्या है, ये सब आपके कीमोसिंथेसिस करते हैं। ओके क्या करते हैं बेटे, कीमोसिंथेसिस करते हैं। ओके तो आप लोगों को ये बात समझ में आई, यहाँ तक किसी भी बालक को कोई समस्या हो आप लोग मुझसे पूछ सकते हैं। ठीक है, हमने अभी तक सिर्फ ये पढ़ा है, दिस इज कीमोसिंथेसिस, दिस इज रसायन संश्लेषण, रसायन की मदद से हमने संश्लेषण किया है, रसायन संश्लेषण। और ये है हमारा प्रकाश संश्लेषण। ठीक है, एक हो गया रसायन संश्लेषण, दूसरा हो जाता है बेटा आप लोगों के लिए प्रकाश संश्लेषण। ओके तो अगर कोई डाउट हो तो आप पूछ सकते हैं, नहीं तो फिर मैं आगे चलूंगी। क्या कि ऐसे ऑर्गेनिज्म जो अपना खाना खुद बना सकते हैं उनको ऑटोट्रॉफ्स कहा जाता है। इसके एग्जांपल में कुछ ग्रीन प्लांट्स आ जाते हैं, बैक्टीरियाज आ जाते हैं जो ऑटोट्रॉफ की कैटेगरी में आते हैं। और जो अब हमको अगला पढ़ना है दैट इज हेटेरोट्रॉफिक न्यूट्रिशन। क्या पढ़ना है बेटा, पर पोषण पढ़ना है। तो अगर डाउट नहीं है तो आगे चलते हैं फिर। ओके हेटेरोट्रॉफिक न्यूट्रिशन की जब मैं बात करती हूँ, तो हेटेरोट्रॉफिक हमने थोड़ी देर पहले ही समझा, हेटेरो मतलब किसी दूसरे से हम अपना भोजन ग्रहण कर रहे हैं। ओके मतलब अपन लोगों के पास कोई भी क्या नहीं मिल रहा है, अपन लोगों के पास कोई भी तरीका नहीं है जिससे हम अपना खाना खुद बना सके। कीमोसिंथेसिस एक बार दोबारा से बता दूं, ओके ठीक है, देखिए बहुत ध्यान से। कीमोसिंथेसिस रसायन संश्लेषण का सिंपल मतलब क्या है
कि मैंने क्या किया, जैसे अब इसको ना मैं रिएक्शन के माध्यम से नहीं लेती, एकदम प्लेन समझाने की कोशिश करती हूँ, ठीक है। देखो बहुत ध्यान से कि मेरे पास क्या था, मेरे पास एक केमिकल था, जैसे मान लीजिए मेरे पास कार्बन डाइऑक्साइड ही था, ठीक है। दूसरा कार्बन डाइऑक्साइड के साथ मैंने क्या किया, मैंने यहाँ पे वाटर ही लिया, ठीक। यही दोनों चीजें ली, यही दोनों चीजें मैंने यहाँ पे ली। क्या लिया बेटा, कार्बन डाइऑक्साइड लिया और मैंने वाटर लिया। ओके, जब मैंने ये दोनों चीजें ली तो इनसे मैंने अब बनाया C6H12O6 ही। ओके, और इसके साथ साथ मैंने मान लो यहाँ पे सल्फर ले लिया था, ठीक है। और इसकी वजह से मेरे को यहाँ पे क्या मिला, यहाँ पे मेरे को मिला H2SO4। ओके, मैंने फिर से रिएक्शन लिख दिया, बट दैट्स ओके। तो यहाँ पे देखो ये क्या है, मेरे पास एक केमिकल है, कहोगे यस मैम केमिकल है। यहाँ पे भी एक केमिकल है, कहोगे यस मैम ये भी क्या है। अरे भाई ये सारी की सारी चीजें हमारे लिए तो केमिकल ही है ना, क्यों, क्योंकि किसी ना किसी वस्तु से बना हुआ है। ओके, किसी ना किसी आपके क्या बोलते हैं, दो दो आपके एटम्स जो है वो एक फिक्स रेशो में आपस में आके जुड़े हैं, और जिसकी वजह से आपके लिए कंपाउंड बन गया है, तो हुआ तो एक केमिकल कंपाउंड ही। ओके, अब ये जो केमिकल कंपाउंड्स हैं इसको बनाने के लिए, ठीक, ये जो केमिकल कंपाउंड्स हैं, इन केमिकल कंपाउंड्स को ढंग से काम कराने के लिए क्या होता है, आपके इस पर्टिकुलर रिएक्शन में क्या होगा कि जो भी आपका बैक्टीरिया है, उस बैक्टीरिया के अंदर कुछ पर्टिकुलर एंजाइम्स होते हैं, ठीक है। कुछ ऐसे एंजाइम्स होते हैं जो क्या करेंगे, जो इस बैक्टीरिया को मदद करेंगे कि वो अपना खाना खुद बना सके, ठीक है। जैसे आपको याद हो, मैंने अभी थोड़ी देर पहले जब फोटोसिंथेटिक बैक्टीरिया बताया था, उसके अंदर क्या हो रहा था, उसके अंदर बच्चे वो क्या कर रहे थे, वो क्लोरोफिल की मदद से अपना खाना खुद बना रहे थे, है ना, उनके पास क्लोरोफिल पिगमेंट था। इसी तरीके से जैसे नाइट्रोजन फिक्सेटिंग बैक्टीरिया होगा, वो नाइट्रेट्स, अमोनिया, ठीक है, ऐसे सब पदार्थों को इस्तेमाल करके अपना खाना बना सकता है। ओके, इन सब की मदद से अपना बेटा खाना बना सकता है। दूसरा, अगर हम बात करें तो मैम इनके पास ऐसा क्या होता है, तो इनके शरीर के अंदर ऐसे कुछ एंजाइम्स होंगे जो यहाँ पे मदद करने वाले हैं इनको इस खाने को बनाने में। ओके, इन खाने को बनाने में ये मदद करने वाले हैं। ओके, तो यहाँ पे ना लाइट का कोई रोल हमको नहीं मिलने वाला। ओके, किसका, लाइट का कोई रोल नहीं मिलने वाला, यहाँ पे आपका क्लोरोफिल के पिगमेंट का कोई रोल नहीं है। बस यहाँ पे आपका बैक्टीरिया जो है उसके पास ऐसे कुछ तत्व हैं जिनकी मदद से वो अपना खाना खुद बना पा रहा है। ओके, तो बस यही चीज हम लोगों को यहाँ पे ध्यान रखनी है। ओके, तो आई जस्ट होप सो अब ये क्लियर हुआ, अब कोई डाउट नहीं है इसमें। ठीक है, चलिए नेक्स्ट आ जाता है, फिर क्या चीज करेंगे अब हम कि मैम ये जो हमारे फोटोसिंथेसिस और कीमोसिंथेसिस है, इन दोनों का बेसिक डिफरेंस हमको पता चल गया। अब बात आती है हेटेरोट्रॉफिक न्यूट्रिशन की। तो हेटेरोट्रॉफिक न्यूट्रिशन मतलब हम दूसरे के ऊपर डिपेंडेंट है, ये हम डेफिनेशन देख चुके थे, ठीक है। तो इसमें क्या है, इसमें है कि जब ऑर्गेनिज्म अपना खाना खुद नहीं बना सकता है, किससे, सिंपल इनऑर्गेनिक मटेरियल से, ओके, उनसे अगर अपना खाना खुद नहीं बना सकता है तो वो दूसरे ऑर्गेनिजम्स के ऊपर डिपेंड करता है। दूसरे ऑर्गेनिज्म में हम डायरेक्टली या डायरेक्टली और इनडायरेक्टली ऑटोट्रॉफ्स पर ही निर्भर करते हैं। कहोगे मैम आपने डायरेक्टली और इनडायरेक्टली शब्द का इस्तेमाल क्यों किया, क्योंकि बेटे यहाँ पे ध्यान रखना कि जैसे मान लीजिए मैं एक एग्जांपल देती हूँ आपको, आप मुझे बताना कि आपको ये चीज समझ में आ रही है कि नहीं आ रही। ओके, यहाँ पे देखो, जैसे हमने एक पेड़ है, पेड़ को देखा, उस पेड़ को एक खरगोश ने खाया, ठीक है, या एक बकरी ने खाया, ठीक। ये जो बकरी है, हमने वैसे चलो कोई नहीं, ये जो बकरी है अगर इस बकरी ने इसको खाया, ओके, बकरी ने यदि इसको खाया, अब इस बकरी को कौन खा जाता है बेटा, भेड़िया खा जाता है, ठीक है। भेड़िए को कौन खा जाएगा, शेर खा जाएगा। अब अगर हम देखें तो यहाँ पे ये जो बकरी है ये तो डायरेक्टली पेड़ के ऊपर डिपेंडेंट थी, लेकिन ये जो भेड़िया है इसने तो बकरी को खाया, तो जब भेड़िए ने बकरी को खाया तो भेड़िया तो बकरी के ऊपर डिपेंडेंट हुआ ना। बट ध्यान रखना कि बकरी कहाँ से अपने आप को डेवलप कर पाएगी,
जितनी भी बकरियां होंगी, जब वो पेड़ खाएंगी तभी तो वो बकरी एग्जिस्ट कर पाएंगी, अगर पेड़ ना हो तो बकरी एग्जिस्ट नहीं करेगी। इसका मतलब अगर अगर हम लोगों को क्या ना मिले, अगर हम लोगों को ये पेड़ ना मिले तो ये आगे की सारी चेन गड़बड़ा जाए। इसी वजह से आप चाहे कोई भी हेटेरोट्रॉफिक कैटेगरी में क्यों ना आते हो, आप डायरेक्टली और इनडायरेक्टली जो ऑटोट्रॉफ्स हैं उन्हीं पर निर्भर करते हो। ओके अगर ये ना हो तो हमको अपना भोजन ना मिल पाए, इसी वजह से मैंने डायरेक्टली या इनडायरेक्टली लिखा। ठीक है, चलें आगे। तो या तो ये क्या होंगे, पोषण का एक प्रकार है जिसमें एक जीव अपना भोजन खुद नहीं बना सकता। ओके, और इसी वजह से वह अन्य जीव या फिर स्वपोषी पर, प्लांट्स पर लिख लेना, पादपों पर प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप से निर्भर करता है। प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप से निर्भर करता है। ठीक है, ये बात बहुत इंपॉर्टेंट है, इसको अच्छे से समझना। नेक्स्ट आ जाता है कि मैम ये जो हेटेरोट्रॉफ्स होते हैं, चलो ये बात हमको समझ में आ गई, तो ये क्या है, ये भैया ये अपना खाना खुद नहीं बना सकते, और इसके एग्जाम्पल में ज्यादातर एनिमल्स ही होंगे, सारे के सारे पशु ही हमको देखने को मिलने वाले। अब मैम ये जो पशु होते हैं ये खाना तो अपना किसी भी तरीके का बना सकते हैं, तो आप हमको ये बताइए कि जो है आपका ये जो हेटेरोट्रॉफिक न्यूट्रिशन है, आपका ये जो हेटेरोट्रॉफिक न्यूट्रिशन है ये कितने प्रकार का है। तो बेटा पहला है मृतोपजीवी पोषण, मतलब ये पहला दूसरा ऐसा कुछ नहीं है कि जो है पहला ऐसा है या दूसरा ऐसा है, ये जस्ट नाम आपके पहले ऐसा लिखा हुआ है तो इसलिए मैंने बोल दिया। तो मृतोपजीवी पोषण होता है कि भाई कोई भी जीव होगा वो किससे अपना पोषण ग्रहण कर रहा है, मृत चीजों से भोजन ग्रहण कर रहा है। दूसरा है बेटा पैरासिटिक, परजीवी पोषण, दूसरों के ऊपर निर्भर कर रहा है। ठीक है, क्या है ये देखो किसका प्रकार पढ़ रहे हैं, पर पोषण का प्रकार पढ़ रहे हैं, लेकिन इसमें मैंने नाम क्या बताया, परजीवी पोषण, दूसरों पे ये निर्भर कर रहा है। ठीक है, लास्ट आ जाता है बेटा होलोजोइक न्यूट्रिशन। होलोजोइक न्यूट्रिशन का मतलब है पूर्ण आहारी पोषण। ठीक है, तो मैम इन तीनों में फर्क क्या है, बेसिक डिफरेंस जान लेते हैं फिर आगे चलेंगे। तो यहाँ देखो मृतोपजीवी नाम से क्या लग रहा है, सैप्रो, सैप्रो का मतलब होता है डेड। ठीक है, सैप्रो का मतलब होता है डेड एंड डिकेइंग, जो चीज ऐसी है जो बिल्कुल मृत हो, जो बिल्कुल नष्ट होने जा रही हो, जो बिल्कुल एकदम खत्म होती जा रही है। ठीक है, तो मृतोपजीवी का मतलब है मृत चीजों के ऊपर अगर कोई भी चीज जिंदा रहती है। जैसे आप लोगों ने अक्सर देखा होगा, अगर आप अपने जैसे स्कूल में आप जाते थे, ठीक है, और आपने भाई साहब स्कूल में टिफिन नहीं खाया, ओके, और आज था फ्राइडे, कल सैटरडे है और परसों संडे है, भाई साहब 2 दिन आपका जो टिफिन बॉक्स है, क्योंकि आपको तो आते ही खेलने जाना था, आपने क्या किया, टिफिन बॉक्स समेत अपना जो बैग था वो भाई साहब अंदर रख के और भग गए खेलने। ठीक है, जिसकी वजह से क्या हुआ, 2 दिन तक आपका जो टिफिन बॉक्स था वो बैग के अंदर रहा और आपने खाना भी नहीं खाया था। ठीक है, और खाना खाया भी था तो चलो उसमें रोटी के कण रह गए कुछ। ओके, अब क्या होता है, अब भैया अगले दिन मंडे को आपको स्कूल जाना है, मम्मी ने कहा बेटा टिफिन कहाँ है तेरा, तूने निकाला नहीं ना, तो आपने टिफिन निकाल के दिया। अब भाई साहब जैसे आप टिफिन खोलोगे उसके अंदर क्या निकलता है, उसके अंदर निकलता है फंगस, और वो जो फंगस है, फफूंद, वो क्या है भाई साहब, वो जो इस समय रोटी थी या उस समय वो जो सब्जी थी, क्या वो जीवित थी, नहीं, वो डेड थी। और उस डेड वस्तु के ऊपर क्या जम गया, किसी कोई और एक जीव था जिसने अपना खाना वहां से ले लिया। ओके, तो इसका मतलब क्या है, जो सैप्रोफिटिक न्यूट्रिशन है वो क्या करते हैं, ऐसे जीव हैं जो अपना खाना मृत चीजों से लेते हैं। ओके, डेड एंड डिकेइंग मैटर से जब अपना कोई खाना ले उसको हम सैप्रोफिटिक न्यूट्रिशन कहते हैं। ये तो कोई ज्यादा टफ बात नहीं है। ओके, आगे चलते हैं। मैम परजीवी पोषण क्या है, तो अभी हमने बेचारी एक बेल की बात करी थी, नाम क्या था, अमर बेल। अब ये अमर बेल क्या है बच्चे, ये अमर बेल ना पेड़ों की जूं है। कहोगे मैम जूं है, हाँ, जैसे जूं क्या करती है, आपके शरीर के अंदर बैठ जाएगी, ठीक है, और यहां से आपका खून चूसती रहती है।
ठीक है, सारा आपका खून चूस रही है, जू हो गई, लीच हो गई, क्या कर रही है, आपका ही तो खून चूस रही है ना। तो ये क्या कर रही है, जो जू है या लीच है, ये किसी अन्य जीव के शरीर में जाती है, उसमें अपना घर बना लेती है और उनसे अपना पोषण खींचती रहती है, खींचती रहती है, खींचती रहती है। और इसको हम लोग क्या कहते हैं, इसको हम लोग कहते हैं परजीवी पोषण, कि आपका जीवन ही दूसरे के ऊपर बीत रहा है, कि अगर दूसरे के ऊपर आपने अपना बसेरा कर लिया है। ऐसे ही ये अमरबेल है, ऐसी ही क्या है बेटा, अमरबेल है। ये भी क्या करती है, ये भी अपना जो है ना पोषण किसी भी और पेड़ के ऊपर बैठ जाती है, कहती मैं खाना नहीं बना सकती तो क्या हुआ, मैं इस पेड़ का खाना छीनूंगी, ठीक है, या इस पेड़ का खाना लेने वाली हूँ। ओके तो ऐसा जो न्यूट्रिशन होता है जिसके अंदर आप कंप्लीटली दूसरे ही एक एंटिटी के ऊपर फुल्ली, कि वो पूरा खाना बना के दे, आप बस उसका खाना जाके छीन लो, उसको हम कहते हैं पैरासिटिक न्यूट्रिशन। क्या कहते हैं, पैरासिटिक न्यूट्रिशन। ठीक जी, ध्यान रखोगे, ये याद रहेगा आपको, अमरबेल, जू इसके एग्जाम्पल्स हैं। ठीक है, जब आप दूसरे का खाना छीन रहे हो। ओके, होलोजोइक न्यूट्रिशन क्या है, कि आपने सारा का सारा खाना खा लिया, ठीक है, सारा का सारा खाना खा लिया और उसको अब अपने शरीर के अंदर पचा रहे हो बेटे, अब उसको क्या कर रहे हो, अपने शरीर के अंदर पचा रहे हो। ठीक है, डायग्राम बहुत ही ज्यादा गंदा सा बन गया है, बट चलिए कोई दिक्कत नहीं है, आप परेशान मत होना, आप बस ये समझ लेना कि ये जो इंसान है, इसने कुछ भी जो खाना खाया, वो खाना क्या हुआ, वो खाना बच्चे उसने जो खाया है वो उसने एक साथ खा लिया सारा, और अब उसको शरीर के अंदर पचा रहा है। ठीक है, ऐसा जब भी हम सारा खाना एक साथ खा जाए, कॉम्प्लेक्स फूड खा जाए, कैसा बेटा, जटिल खाना खा जाए, कॉम्प्लेक्स फूड, और उस कॉम्प्लेक्स फूड को आप अंदर जाके पचा रहे हो, ओके, उसको सिंपल बना रहे हो, उसको सिंपलर फूड में कन्वर्ट कर रहे हो, तो इस प्रक्रिया को या ऐसा जो न्यूट्रिशन होता है इसको हम होलोजोइक न्यूट्रिशन कहते हैं। होलोजोइक न्यूट्रिशन सारे एनिमल्स करते हैं, ठीक है, जैसे भी हम जितने सारे एनिमल्स हैं सब होलोजोइक न्यूट्रिशन ही करते हैं, लेकिन कुछ हमारे अलावा भी कुछ और जीव होते हैं जो होलोजोइक न्यूट्रिशन करते हैं, जैसे अमीबा, अमीबा भी होलोजोइक न्यूट्रिशन करता है। ओके, तो इस चीज को थोड़ा सा ध्यान रखना आप लोग। ओके, तो अभी मैंने ये जस्ट बेसिक बताया, अब इसको जरा थोड़ा और डेप्थ में जान लेते हैं। तो हेटेरोट्रॉफिक न्यूट्रिशन हमने अच्छे से डेफिनेशन समझ ली, अब अगली बात आती है क्या चीज, अगली बात आती है बेटा हेटेरोट्रॉफ्स कौन होते हैं। तो हेटेरोट्रॉफ्स या परपोषी जीव वो जीव हैं जो हेटेरोट्रॉफिक न्यूट्रिशन कर रहे हैं। ओके, जो भी दूसरों के ऊपर डिपेंडेंट है अपने खाने के लिए, वो क्या है, हेटेरोट्रॉफ्स हैं। ठीक है, जो भी दूसरों से अपना खाना ले रहे हैं, सभी एनिमल्स इसमें आ जाते हैं, फंगस इसमें आ जाती है, ठीक है, फंजाई इसके अंदर आ जाती है, कवक, इसके अंदर कुछ आपके सम बैक्टीरियाज आ जाएंगे, क्योंकि सारे बैक्टीरिया अपना खाना खुद नहीं बना सकते हैं। ठीक है, कुछ बैक्टीरिया अपना कीमोसिंथेसिस कर सकते हैं, कुछ बैक्टीरिया कुछ जीवाणु अपना खाना फोटोसिंथेसिस से बना लेंगे, लेकिन कुछ जीवाणु ऐसे भी हैं जो दूसरों के ऊपर डिपेंडेंट होते हैं। ओके, उन्हीं को हम क्या कह देंगे, हेटेरोट्रॉफ्स कह देते हैं। अब यहाँ पे देखो, ये इसका नाम सुना है आपने, दिस इज मशरूम। ठीक है, ये जो मशरूम है ये एक फंगस है, ये एक कवक है। ओके, और ये जो कवक है ये सैप्रोफिटिक न्यूट्रिशन करता है, और पेपर में काफी बार पूछा गया है। ठीक है, सैप्रोफिटिक न्यूट्रिशन करता है, कैसा, मृतोपजीवी पोषण करता है। कैसा पोषण करेगा बेटा, मृतोपजीवी पोषण ये करता है। ओके जी, ध्यान रखेंगे। नेक्स्ट चीज देखिएगा, सैप्रोफिटिक न्यूट्रिशन क्या होगा, जिसके अंदर आप अपना खाना डेड और डिकेइंग ऑर्गेनिक रिमेन्स से अगर आप लेते हो, जैसे एग्जाम्पल के तौर पे फंगस, यीस्ट, मशरूम, ब्रेड मोल्ड वही जो रोटी पे आ जाता है, बहुत सारे बैक्टीरिया भी ऐसा काम करते हैं। ठीक है, कई जीवाणु भी ये काम करते हैं, और इसी को हम लोग क्या कहते हैं बेटे, इसी को हम लोग कहते हैं सैप्रोफिटिक न्यूट्रिशन, कि आप अपना भोजन मृत और सड़े हुए कार्बनिक अवशेषों से प्राप्त करते हो। ओके, तो डिपेंडेंट हो गए ना हम किसी और के ऊपर, कि जब कोई एक मृत या सड़ने वाला अवशेष बचे छोड़ेगा तब हमको ये चीज मिलेगी। ओके, तो ये सब क्या है, हेटेरोट्रॉफिक न्यूट्रिशन आ जाता है। नेक्स्ट आ जाता है, ये क्या है, इसको जानते हो, दिस इज अमरबेल। ठीक है, इसी को अमरबेल कहते हैं। आपके यहाँ इसको क्या कहते हैं, ये पता है क्या करती है, ये दूसरे पेड़ों की तनों पे, ये दूसरे पेड़ों की पत्तियों में, ठीक है, अपनी ना इसके पास ऐसे छोटे छोटे से नुकीले से स्ट्रक्चर्स होते हैं, ठीक है, वो इसके अंदर गाड़ देती है, और उनका सारा का सारा पोषण जो है ना बिल्कुल जू की तरह खींचती रहती है। ओके, इसीलिए मैंने इसको बोला था कि इसको जो है ना पेड़ों का जू समझिए आप इसको। ओके,
मनीषा अभी बेटा पूरा का पूरा होलोजोइक न्यूट्रिशन दोबारा होगा, टेंशन मत लो, ठीक है, दोबारा से बताती हूँ। चलिए, तो अब यहाँ पे देखो पैरासिटिक न्यूट्रिशन क्या है, एक ऐसा न्यूट्रिशन जिसमें सारा जो भोजन होता है वो आपका हम क्या करेंगे, लिविंग ऑर्गेनिजम्स से लेते हैं, या तो हम उनके अंदर रहें या हम उनके ऊपर रहें। जैसे जूं है वो हमारे सर पे रहती है, लेकिन हमारे पेट के अंदर एक कृमि होता है जिसको फीता कृमि कहते हैं। फीता कृमि के बारे में एक क्वेश्चन आप लोगों का पीछे प्रीवियस ईयर्स में पूछा गया है यूपीपीसीएस के अंदर ही, कि ये कहाँ रहता है भाई साहब, ये मानव आंत में रहता है। ये कहाँ रहता है, ये मानव आंत में रहता है, ठीक है, कहाँ रहेगा, इट लिव्स इन द ह्यूमन इंटेस्टाइन, स्मॉल इंटेस्टाइन में रहता है ये, और इसकी वजह से हमको इंटेस्टाइन, इसकी वजह से हमको डिजीज होते हैं, समझे। तो ये क्या है भाई साहब, ये आपके पैरासाइट्स हो जाते हैं, ये क्या है, इनमें पैरासिटिक न्यूट्रिशन हमें देखने को मिलता है, ठीक है। तो एग्जाम्पल के तौर पे क्या हो जाएगा बेटा, एग्जाम्पल के तौर पे हो जाता है कैस्क्यूटा, जिसको अमरबेल कहते हैं, ओके। लाइस यानी कि जूं हो गई, लीच हो गई, टेपवर्म हो गई, इसके अलावा मछलियों के ऊपर कुछ एक्टोपैरासाइट्स होते हैं, ठीक है, जैसे जो आपके हैक्स मिक्सिन नाम की एक मछली होती है, ठीक है, मछली जैसा स्ट्रक्चर होता है जो अन्य मछलियों के ऊपर जूं की तरह चिपकी रहती है, ठीक है, मिक्सिन, जिसको हैगफिश कहा जाता है, ओके। तो ये सब क्या है, ये सब पैरासिटिक न्यूट्रिशन शो करते हैं। तो आप मुझे एक चीज बताइए, ये जो कैस्क्यूटा है ये तो एक प्लांट है, इट इज अ प्लांट, ध्यान रखना, ये क्या है, ये एक प्लांट है, एक एंजियोस्पर्म है, एंजियोस्पर्म है अपना, मतलब इसके अंदर बीज वगैरह सब पाए जाते हैं और इसके कवर्ड बीज होते हैं, ओके। बट लेकिन ये अपना खाना खुद नहीं बना सकती, क्यों, क्योंकि इट हैज नो क्लोरोफिल, नो क्लोरोफिल, इसी वजह से नो फोटोसिंथेसिस, नो फोटोसिंथेसिस। और अगर बेटा नो फोटोसिंथेसिस तो नो भोजन, नो भोजन तो अब मैं डाकू बनूंगी, ठीक है। तो यहाँ पे कैस्क्यूटा कहती है अब मैं क्या बनूंगी बच्चे, अब मैं डाकू बनूंगी और अब मैं किसी और का भोजन छीन लूंगी, ठीक है। तो इसमें क्लोरोफिल वर्णक नहीं है, ये बहुत इंपॉर्टेंट बात है, ओके, क्लोरोफिल वर्णक नहीं, जिसकी वजह से भोजन नहीं बना सकती, और ये क्या है, आवृत बीजी पादप है, ओके। ये सब एग्जाम्पल्स में आप लोग ध्यान रखोगे, ठीक है बच्चे, आई थिंक सो ये बात आपको क्लियर है पैरासिटिक न्यूट्रिशन के बारे में। तो यहाँ पे देखो पैरासिटिक न्यूट्रिशन के साथ ही ना हमको एक और चीज समझनी है, दैट इज सिम्बायोटिक रिलेशनशिप। सिम्बायोटिक रिलेशनशिप में क्या है कि दो आपके जीव हैं, वो दो जीव एक साथ रह रहे हैं। पहला जीव कहता है तुम मुझको घर दो, ठीक है, और घर का सामान ला कर दो, मैं तुम्हारे लिए खाना बनाऊंगा, ठीक है, मैं तुम्हारे लिए क्या बनाऊंगा, खाना बनाऊंगा। तो एक तो खाना बना रहा है, दूसरा घर और घर का सामान दे रहा है, इन दोनों के बीच में क्या हो गया, ये दोनों एक दूसरे के साथ अपनी मर्जी से रहने लगे हैं, ठीक है, एक दूसरे को फायदा पहुंचा रहे हैं। तो जब भी दो जीव एक दूसरे के साथ फायदा पहुंचाने के लिए रहें, तो उनको हम क्या कहते हैं कि वो सहजीवी संबंध में रह रहे हैं अपनी मर्जी से, ओके। इससे रिलेटेड एक क्वेश्चन आपका जरूर बनता है और वो है बेटा लाइकन। ये जो लाइकन, ये जो इवन एग्जांपल है ना, दिस इज लाइकन, ये जो पीला पीला सा दिख रहा है ये लाइकन है, ठीक है। ये जो लाइकन होता है ये क्या है, इसमें लाइकन में आपके दो जीव एक साथ रह रहे हैं, एक है फंगस, एक है कवक। ये जो आपको ऊपर डायग्राम दिख रहा है ना, इसमें जो फिलामेंटस येलो येलो है ये आपका कवक है, ओके। तो पहला होता है फंगस, दूसरा होता है एल्गे। ये जो फंगस और एल्गे हैं, फंगस इसको क्या देता है, खाने का सामान लाके देता है प्लस पानी लाके देगा, ठीक है। या फिर आप इसको ऐसे लिखो, ये इसको पानी लाके दे रहा है, सिंपल समझो, बिल्कुल बेसिक एकदम करती हूँ। ये इसको पानी लाके दे रहा है और इसको घर दे रहा है, कह रहा है तू मेरे साथ रह ले, ठीक है, और मैं तुझको घर दे रहा हूँ। एल्गे कहती है ठीक है तो बहुत बढ़िया, तू मुझको घर दे रहा है, मैं तेरे को क्या देती हूँ, मैं तेरे लिए, क्योंकि फंगस अपना खाना खुद नहीं बना सकता, ठीक है, इसके पास क्लोरोफिल नहीं है, एल्गे अपना खाना खुद बना सकता है। तो ये कहती है मैं तेरे लिए फोटोसिंथेसिस कर दूंगी, मैं तेरे लिए फोटोसिंथेसिस कर दूंगी, ठीक है, प्रकाश संश्लेषण कर दूंगी। और यही जो प्रक्रिया होती है
कि भैया अब ये दोनों एक दूसरे को फायदा पहुंचा रहे हैं कि तुम मुझको पानी और घर दो, मैं तुमको क्या दूंगी, फोटोसिंथेसिस करके खाना दूंगी। ओके, और यही जो प्रक्रिया बनी, यही जो वर्ग बना आपका, इसी को लाइकन कहा जाता है। तो लाइकन में फंगस और एल्गे, शैवाल और कवक सहजीवी संबंध में है। ठीक है, पेपर में पूछा जाता है कि लाइकन किसके सहजीवी संबंध से बना है, तो ये दोनों नाम बहुत इंपॉर्टेंट है, शैवाल और कवक, फंगस और एल्गे के सहजीवी संबंध से बना है। ठीक है बेटे, ध्यान रखोगे। अच्छा, अब जो है ना, आगे बात करते हैं किस चीज की, आगे बात करते हैं आप लोगों का एक क्वेश्चन था। ठीक है, ये क्वेश्चन आपका यूपीपीसीएस आरओ में, हाँ ये देखो, यूपीपीसीएस आरओ प्री 2016 का जो कैंसल्ड पेपर था उसके अंदर एक क्वेश्चन पूछा गया था। आप मुझे बताएंगे इस क्वेश्चन का आंसर, अगर आप लोगों को अभी तक का टॉपिक समझ में आया है तो। पहले मैं हिंदी में दिखा रही हूँ प्रश्न को, उसके बाद मैं अंग्रेजी में दिखाऊंगी। ठीक है, आप लोग मुझे आंसर करेंगे। क्वेश्चन कहता है, कथन ए है, कैस्क्यूटा यानी कि जो अमर बेल है परजीवी आवृत बीजी का एक उदाहरण है। कारण कहता है कि यह पोषी पौधे से अपना पोषण प्राप्त करता है। ओके, नीचे आपको दे रखा है ए और आर दोनों सही हैं, और आर ए को अच्छे से एक्सप्लेन कर रहा है। पहला स्टेटमेंट, ए और आर दोनों सही है, लेकिन आर जो है वो ए को ढंग से एक्सप्लेन नहीं कर रहा। तीसरा कहता है ए गलत है किंतु आर सही है, और चौथा कहता है ए सही है लेकिन आर गलत है। आप लोग बता सकते हो मुझे, इंग्लिश वाले बच्चे देखेंगे इस क्वेश्चन को। एसर्शन कहता है बच्चे, कैस्क्यूटा इज एन एग्जांपल ऑफ पैरासिटिक एंजियोस्पर्म। क्या ये पैरासिटिक है? हाँ मैम, हमने अभी पढ़ा, ये दूसरे का भोजन छीन लेता है। ठीक है, ये डाकू है। ओके, दूसरा देखो, दूसरा क्या है, एंजियोस्पर्म है, इसके पास बीज जो होते हैं, यस मैम, छिपे हुए होते हैं। ओके, आवृत बीजी है ये। ओके, तो इसका मतलब मैम फर्स्ट स्टेटमेंट तो सही है। अगर फर्स्ट स्टेटमेंट सही है तो देयर इज अ पॉसिबिलिटी कि भैया ये वाला सी स्टेटमेंट तो गलत हो गया। ओके, सी स्टेटमेंट यहाँ पे बिल्कुल रॉन्ग हो जाता है। नेक्स्ट देखिए, रीजन क्या कहता है, इट रिसीव्स इट्स न्यूट्रिशन फ्रॉम द होस्ट प्लांट। ये कहाँ से अपना भोजन ग्रहण कर रहा है बेटा? होस्ट प्लांट से अपना भोजन ग्रहण कर रहा है। तो भैया ये था पेड़, इस पेड़ के ऊपर ये जो अमर बेल थी, ये कहती मैं तो अमर होके रहूंगी। और पता है आपको, अमर बेल जब दूसरे पेड़ का पोषण छीनना शुरू करती है ना, ये तो उस पेड़ को उतने हिस्से को मार ही देती है जितनी जगह पे ये होती है, उसका सारा पोषण छीन लेती है। भाई साहब, सारा ही पोषण छीन लिया, वो बेचारा मर जाता है। ठीक है, तो ये क्या है, इट रिसीव्स इट्स न्यूट्रिशन फ्रॉम द होस्ट प्लांट। क्या ये होस्ट प्लांट से अपना न्यूट्रिशन ग्रहण करती है? यस मैम, होस्ट से ही तो सारा न्यूट्रिशन ले रही है। उसने तो मेहमान नवाजी पे बुलाया था कि आ जाओ यार, तुम्हारे पास खाने को नहीं है, तुम मेरे यहाँ के खा लो, वो जमी गई बिल्कुल। ठीक है, कहते हैं तुम मत खाओ, कोई दिक्कत नहीं, मैं खाऊंगी। ठीक है, तो इस वजह से आंसर क्या बनेगा, कहोगे यस मैम ये बात बिल्कुल सही है, और ये आर इसको अच्छे से एक्सप्लेन भी कर रहा है, तो इस वजह से आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए बिकम्स द करेक्ट आंसर। ठीक है, आई होप सो आपको ये बात क्लियर हुई है। कोई बालक ऐसा जिसको लग रहा हो कि अरे मैडम क्या ही समझा दिया, हमको तो समझ नहीं आया? ठीक है, चलो, जो डाउट हो बेटा यहाँ पे मेंशन कर दो। आगे चलते हैं, होलोजोइक न्यूट्रिशन और कर लेते हैं, फिर उसके बाद जो है हम लोग अपना अगले लेक्चर के अंदर क्या करेंगे, विटामिन्स मतलब जो भी आपके न्यूट्रिएंट्स है उसकी बात करेंगे। होलोजोइक न्यूट्रिशन पूर्णग्राही पोषण। ठीक है, ये पूर्णाग्राही पोषण क्या है, इसके अंदर क्या किया, इसके अंदर जो भी आपका जीव होगा वो क्या करेगा, पूरे के पूरे जटिल खाने को खा जाएगा। हमने देखा था ना जटिल खाना जो हमने बाहर से खाया, लेकिन उसको हम सीधा यूज नहीं कर पा रहे हैं, तो उसको पूरे के पूरे को हम खा जाते हैं। ठीक है, उसके बाद उसको अपने शरीर में पचाएंगे, और उसके बाद फिर हम उसको अपने शरीर में सेल्स में यूज करते हैं। तो इसका सिंपल मतलब था, वो जो 56 भोग था, वो 56 भोग आपने ग्रहण किया, और उस 56 भोग को ग्रहण करने के बाद अपने शरीर में उसको तोड़ा। ठीक है, उससे छोटे छोटे से यूजफुल प्रोडक्ट्स बनाए, और उन यूजफुल प्रोडक्ट्स की मदद से हम लोग क्या कर पाएंगे, उन यूजफुल प्रोडक्ट्स की मदद से हम लोग अपने शरीर का जो न्यूट्रिशन का जो प्रोसेस है उसको पूरा कर पाएंगे। समझे? यहाँ पे क्या था, याद करो, मैंने कुछ ऐसा बताया था आप लोगों को, एक सेकंड रुकिएगा, मैंने आपको ये 5 स्टेजेस बताए थे। तो ये 5 स्टेजेस क्या थे कि मैंने सारा का सारा खाना खा लिया। ठीक है, सारा का सारा खाना खा लिया, खाने के बाद उसमें क्या किया, उसको मैंने पचाया। ऐसे कॉम्प्लेक्स फूड को मैंने वाटर सोल्यूबल मॉलिक्यूल्स में, जिसको मेरी बॉडी यूज कर सके, उसमें मैंने उसको कन्वर्ट किया। ठीक है, जब हमने उसमें उसको कन्वर्ट किया तो फिर हमने उसको ट्रक में लोड किया, और यहाँ पे ट्रक का नाम क्या था, ब्लड। ठीक है, रक्त के अंदर उसको अपलोड किया, और जैसे ही उसको लोड किया तो अब उसको पूरे देश में भेज देंगे। पूरा देश बोले तो हमारे शरीर के बॉडी सेल्स।
ठीक है, तो शरीर के सभी सेल्स में हम लोग क्या करते हैं, उसको बेटा भेज देते हैं, और लास्ट में क्या होगा, हमारा जो शरीर होगा उसको एनर्जी ग्रोथ और रिपेयर के लिए यूज करेगा, और फिर हम उसको अपने शरीर से जो भी वेस्ट प्रोडक्ट है उसको बाहर निकाल देंगे। ये जो 5 स्टेजेस पढ़ाए थे, ये होलोजोइक न्यूट्रिशन को ही रिप्रेजेंट करते हैं, और ये अमीबा है। ठीक है, हम आगे अब अगले लेक्चर के अंदर इसको कंटिन्यू करेंगे। ठीक है, आप मुझे बता सकते हैं अगर कोई डाउट हो तो। ठीक है, यहाँ पे इसके एग्जांपल्स है, जैसे देखो सारे एनिमल्स तो इसी में ही आ जाएंगे, सारे एनिमल इसी तरीके से काम करते हैं। ओके, सबके पास अपना खुद का डाइजेस्टिव सिस्टम होता है, लेकिन अगर मैं यहाँ पे बात करूँ अमीबा की, ठीक है, अमीबा आपका क्या नहीं है, अमीबा आपका भाई साहब एक एनिमल नहीं है। ठीक है, ये क्या है, ये एक प्रोटिस्ट है, एक प्रोटोजोआ है। ओके, लेकिन फिर भी ये होलोजोइक न्यूट्रिशन करता है, तो ऐसा मतलब यहाँ पे ये थोड़ा एक्सेप्शन वाली बात आती है, इसी वजह से इसको अलग से मेंशन करते हैं, और इसको तो हमें पूरा पढ़ना है। अमीबा से रिलेटेड तो मुझे आपको 2-3 चीजें और बतानी है, जैसे फूसिडोपोडिया क्या है, फूड वैक्यूल क्या है, यहाँ से क्वेश्चंस बनते हैं। ठीक है, तो हम इन सब के बारे में बात करेंगे, और मुझे अभी तक कोई डाउट आप लोगों के नहीं दिखे हैं, तो इसका मतलब आप लोगों को कॉन्सेप्ट क्लियर है। अगर कॉन्सेप्ट क्लियर है मेंशन कीजिएगा क्लियर है मैम, और अगर कोई डाउट है डाउट मेंशन कीजिएगा। ठीक है, अब हम लोग क्या करेंगे, अब हम लोग आप लोगों से मिलेंगे नेक्स्ट लेक्चर के अंदर, तो मिलते हैं फिर। टेक केयर एंड थैंक यू फॉर ज्वाइनिंग SLV क्लासेस।